बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द बिजनेस व्यू के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा साजिद। आई एम स्टूडेंट ऑफ बीबीए इन इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब। आज का हमारा टॉपिक वर्थ डिस्कसिंग है। आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे एचआर के वर्ल्ड की, एचआर की दुनिया की व्यवस्था बातों की आज हम बातें करेंगे। और आज के गेस्ट की जो खासियत है वो यही है कि वो ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेजुएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब। ही इज करंटली सर्विंग इन एसएम फूड एज अ ग्रुप हेड एचआर। सर इरफान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर इट्स ऑनर टू हैव यू। जी सेम हियर, मुझे बहुत खुशी है। जी सर। मैं सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट जी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी जो मैनेजमेंट है हमारी इंस्टीट्यूट की उनका, कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया है जी आज अपने आप को, एचआर की फिटर्निटी को जी जी और प्लस मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है एसएम फूड उसको प्रेजेंट करने का। तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। जी। सर आज का हमारा टॉपिक एचआर पर है। मेरा आपसे ये सवाल है कि बाहर के मुल्कों में एम्प्लॉय की वेलबींग पे बात की जाती है, पर पाकिस्तान में इसके बरक्स है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, जो एम्प्लॉय वेलबींग है, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली होती क्या है एम्प्लॉय वेलबींग। तो उससे भी पीछे अगर मैं पाकिस्तान के अंदर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से स्कोप देखते हैं, जी जी तो जिस तरह हम ग्लोबली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका कंपैरिजन जब हम अपने कंट्री से करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से यूँ समझें कि स्टिल ये जो फिटर्निटी है ये स्ट्रगल कर रही है बहुत सी चीज़ों में। वो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ हैं, जी जी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स हैं, और जो एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या बिज़नेस नीड होती है, वो यूँ समझें कि अभी हम लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जिस तरह से हम लोग देखते हैं, तो कोई भी एक इंडस्ट्री है और जो एक इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट है वो बेसिकली मिक्स एंड मैच होता जी है। जी ठीक है, जिसमें आपके नेशनल प्लेयर भी होते हैं और यूँ समझे कि मल्टी नेशनल भी होते हैं। तो वो जब मिक्स एंड मैच होता है तो वो यूँ समझे कि एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है आगे। बिल्कुल तो हमारे हाँ दोनों यूँ समझें कि अडेप्टेशन फेज़ के अंदर सही। हैं। अब ये जो एम्प्लॉई वेलबींग है, जी यूँ जी समझें कि ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और इसके पीछे अगर मैं इसके प्री रिक्विजिट्स की बात करूं या ये बात करूं कि वाई वी नीड एम्प्लॉय वेलबींग, हाँ जी ठीक है, तो आप ये देखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है तो वो उसका ह्यूमन फैक्टर होता है। जी ठीक है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को एक बॉडी के हिसाब से एक्सप्लेन करूं, तो आप ये देखें कि मैं कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो आपके यूँ समझें कि वो फीट हैं, लेग हैं। जी जी ठीक है हाँ जी। जी सेल्स जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं वो आपकी यूँ समझें कि बैकबोन होती है। जी फाइनेंस है, रॉ मटेरियल है, चीज़ें हैं, ये यूँ समझें कि ये आपके आर्म्स और हैंड आ जाते हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलाना जो है वो आपका ब्रेन चलाता है। वेरी ट्रू सर। एंड ब्रेन इज़ बेसिकली योर ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल अगर आपके ब्रेन काम नहीं करता जी जी तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो बिल्कुल जाती है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ह्यूमन फैक्टर नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन पैरालाइज हो बिल्कुल जाती है। ठीक। हाँ जी अब इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इस फेज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉय वेलबींग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सही। ठीक है, अब ग्लोबली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो हाँ रहा है। जी अब ये समझना कि एम्प्लॉय वेलबींग होती क्या है, तो इसमें देखें कि ये एक वेलनेस प्रोग्राम है जो कि हम एम्प्लॉय को ऑफ़र करवाते हैं। इसके अंदर इसके मेन पिलर्स हैं जिनको हमें देखना होता है। उसमें सबसे पहले तो आपकी फिज़िकल वेलनेस आ जाती है। ठीक है ठीक, उसके बाद आपकी मेंटल वेलनेस आ जी जाती है। थर्ड आपकी आ जाती है रिलेशनशिप, सही। यानी जो सराउंडिंग में आपके जी जी कोवर्कर्स हैं वो वेलबींग आ जाती है। एंड थर्ड वन इज़ द फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो आती है आपकी। सही। ये चार चीज़ें जिस वक्त आपस में सिंक्रोनाइज होती हैं तो वो बेसिकली आपकी एम्प्लॉय वेलबींग बनती है। सही। अब अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें कि पाकिस्तान के अंदर इसमें क्या काम हो रहा है या किस तरह से हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, तो ये देखें कि हमारे पास इस वक्त स्टिल ये
चैलेंजिंग चीज़ है। जिस तरह रिसेंटली अभी पेंडेमिक के अंदर जी। हम लोग देखते हैं, तो हम एक बड़ी मुश्किल सिनेरियो से गुजरी है बेशक। पूरी दुनिया। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान है या हमारा कंट्री है, पूरी दुनिया गुजरी है। बिल्कुल। अब उसके अंदर यूं समझें कि इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा अफादियत पैदा हुई है। सही। पहले शायद हम इतने ईगरली इसमें ना Involved नहीं पेनिट्रेट थे। करते या ना यूं समझें कि जाते, लेकिन इस वक्त यूं समझें कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम फिज़िकल वेलनेस पे या फिज़िकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, जी बिल्कुल। ठीक है जी, और प्लस जो हमारा रिलेशनशिप है आपस में, हाँ जी। वो नॉट ओनली ह्यूमन फैक्टर जो है ना, कहते हैं मैन इज़ ए सोशल एनिमल, बिल्कुल। तो हम एक रिलेशनशिप के बगैर नहीं रह सकते। तो सोसाइटी के अंदर यूँ समझें कि आपके ब्लड रिलेशन है या सोसाइटल रिलेशन है, उनको भी आपस में जोड़े रखना, और फिर उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना। जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं आएंगी तो आप यूँ समझें कि एक स्ट्रेस के अंदर रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग अब यूँ समझें कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि इधर हम लोग ये चीज़ करें। अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपको, तो हमारे पास या एसएम फूड की अगर मैं बात करता हूँ या बाकी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी मैं बात करता हूँ, तो एम्प्लॉय वेल बीइंग पे हम लोग बहुत यूँ समझें कि काम कर रहे हैं। सही। आप ये देखें कि हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी सही। जिस वक्त हम लोग ये पेंडेमिक के अंदर थे, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको दुनिया ने पहले नहीं देखा हुआ था, बिल्कुल। ठीक है। एक लिहाज से तमाम दुनिया यूँ समझें कि घर में आके कैद हो गई थी। जी। अब इसके अंदर आपका पेशेंस, ठीक है बिल्कुल। जी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, बिल्कुल। फिज़िकल हेल्थ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ताकि जब आप रिवाइव करके अपने वर्क पे आएँ तो आप उसी माइंड सेट के साथ आएँ जो आप छोड़ के गए थे, सही। ठीक है। तो इसके लिए कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि इन्वेस्टमेंट भी की है, सेशंस भी करवाए हैं, सही। ठीक है। आप देखें कि मेरे ख्याल में जितने जूम के सेशन जी और जी। जितने काउंसलिंग के, और वो फ्री ऑफ कास्ट इस फिटर्निटी ने किए हैं। जो ठीक है। ट्रेनर्स थे, कॉरपोरेट ट्रेनर्स थे, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने डिफरेंट किस्म के यूँ समझें कि वाया जूम बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर वो सेशन करके एक दूसरे को मोटिवेट रखा है। बिल्कुल। तो ये जो आपका सोशल वेलबींग हाँ है, जी। वो यूँ समझे कि इस नेटवर्किंग ने एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर दिया। बिल्कुल। वो लोग जिनको ले ऑफ किया गया, कंपनीज़ ने जो सरवाइव नहीं कर पा रही थी, उन्होंने ले ऑफ किया या वो कंपनीज़ बंद हो गई। बिकॉज़ आपको पता है कि जब बहुत से ऐसे होते हैं जो डे टू डे बिजनेस सेटअप चल रहे होते हैं, जी कोई जी। ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा हिट किया, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन ने हिट किया, हमारी मार्केट बंद हो गई थी, सप्लाईज़ कम हो गई थी। तो हमारे पास सिर्फ एक फूड सेक्टर चल रहा था या जी हमारे पास बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल चल रही थी। तो यूँ समझे कि बाकी तो सारे चैलेंज फेस कर रहे थे हाँ ना, जी। ओवरहेड की कॉस्ट थी, यूटिलिटी की कॉस्ट थी। तो उसमें ये जो नेटवर्किंग क्रिएट हुई, इसने एक यूँ समझे कि सोशल बॉन्डिंग क्रिएट की, जी। नॉट ओनली इन एम्प्लॉयर्स, इन बिजनेस कम्युनिटी, इन सोशल कम्युनिटी, और हमने यूँ समझे कि एक दूसरे का सहारा बने। बेशक। सेकेंडली इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, अगर मैं अपनी बात करूं, तो हमने इसमें एक भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया। बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज यूँ समझे हमारे पास क्या था कि हम लोग जो है वो एम्प्लॉय ले ऑफ की तरफ जा रही थी, कंपनीज़ सैलरी कट डाउन की तरफ जा रही थी। तो हमने उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मद्देनज़र रखा, हमने ले ऑफ नहीं किया किसी को, वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटेशन दी, प्लस हम लोगों ने उनके जो पे कट थे वो नहीं किए। तो इस वजह से जो अटैचमेंट हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़ की रही, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही। और ये प्रैक्टिस हर उस इदारे ने की जो लेगेसी के अंदर, क्राइसिस के अंदर जाता है, और उसने मतलब अपने सर्वाइवल के लिए भी और अपने एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए भी इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। तो यूँ सर समझे कि माजरत के बहुत साथ हम अपनी गुफ्तगू यहीं से इसका आगाज़ करेंगे, बट एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, तो ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी शुक्र।
वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारी कन्वर्सेशन जहाँ से ड्रॉप हुई थी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि हाउ टैलेंट एक्विजिशन इज़ डन। इदारों में टैलेंट एक्विजिशन कैसे काम करती है? जी, टैलेंट एक्विजिशन बेसिकली जो हमारी हायरिंग पॉलिसी होती है, ठीक है, या रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी हम कहते हैं उसको, तो वो एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसके तहत हम इंडक्शन करते हैं न्यू स्टाफ की, या जहाँ पे भी वैकेंसी ओपन हो डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें ये प्रोसेस होता है। अच्छा, हम इसको इनिशिएट कैसे करते हैं? देखें, इदारों के अंदर एनुअली हेड काउंट बनता है, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि हमें अपना बिज़नेस रन करने के लिए, डिपार्टमेंट रन करने के लिए कितना रिसोर्स रिक्वायर्ड है। या दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी बंदा जब हमें छोड़ के जाता है, मतलब रिज़ाइन करके जाता है, तो वैकेंसी ओपन होती है। तो देयर इज़ अ फॉर्मल प्रोसीजर जिसमें रिक्विजिशन जनरेट होती है, और फिर उसके साथ वो समझें कि हम लोग टैलेंट एक्विजिशन की तरफ चले जाते हैं। दो तीन मीडियम होते हैं, जिस तरह से एक अगर मैं आपको बात करूं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हम लोग यहाँ भी आते हैं और यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट के नाम से जो हम ड्राइव करते हैं, एक तो ये होता है कि आप पूल ऑफ कैंडिडेट यहाँ से क्रिएट करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप अपने लिंक्डइन या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के ऊपर, तो वो वहाँ से भी यूँ समझें कि हमारी पूल क्रिएट होता है। फिर सीवी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब रोल। तो ये हमारा एक फॉर्मल प्रोसेस जो है ना वो होता है, और ऑलमोस्ट ग्लोबली भी और लोकल भी यूँ समझें कि हमारा यही प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करती हैं। तो इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया अपना होता है, उसने देखना होता है कि उसको जो बेसिकली रिसोर्स है वो किस कैलिबर का, किस स्किल सेट के साथ और किस एक्सपीरियंस के साथ चाहिए। अब इसमें फ्रेश का भी क्राइटेरिया अलहदा होता है, एक्सपीरियंस्ड का अलहदा होता है। तो वो ये होता है कि देयर इज़ ए फॉर्मल कमेटी जिसमें एक एचआर रिप्रेजेंटेटिव होता है, और एक जिस डिपार्टमेंट का हम लोग कोई रिसोर्स हायर कर रहे होते हैं वो होता है। तो फिर वो उनसे टेक्निकल आस्पेक्ट पे या उनके स्किल के हवाले से यूँ समझें कि पूछते हैं कि जी जो उन्हें रिक्वायर्ड होता है, और हम बिहेवियरल एस्पेक्ट या पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं कि आया ये हमारे सिचुएशनल और कल्चरल फिट है या नहीं। तो उस पर फिर डॉक्यूमेंटेशन, उसका एक फॉर्मल प्रोसीजर है, वो अडेप्ट होता है, और ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्री में यही प्रोसेस होता है। सही सर, इसके साथ मेरा तीसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही इसी से रिलेटेड है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस तो मांगती है, ग्रेजुएट से, फ्रेशर से, इनसे एक्सपीरियंस तो मांगती है, बट ये लोग अपने एक्सपीरियंस लाएं कहाँ से? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेना आसान नहीं है और ईयर्स का मांगती हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बहुत बड़ा डायलीमा है। मैं इसी फ्रेटर्निटी से हूँ, क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि हम लोग अक्सर ये होता है कि कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं या हम किसी भी बंदे से पूछते हैं तो कहते हैं कि यार आपके एक्सपीरियंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, या कोई भी अपना एक, देखें, इंसान जो है वो अल्लाह पाक ने उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आखिर कोई बात है तो बनाया ना जी, ठीक है जी, वरना तो किसी को भी बना सकता था, लेकिन इंसान में ये खूबी रखी है। और इंसान जो है उसमें इल्म से पहले उसका शऊर होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम एक जो हमारी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच बनी हुई है रिक्रूटमेंट की भी, ये एक बहुत बड़ा डायलीमा है। हमने ख़ुद भी जब कैरियर स्टार्ट किया तो हमने भी ये चीज़ फेस की है। मैं स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को यूँ समझें कि अपोज़ करता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं अपनी तमाम फ्रेटर्निटी को यूँ समझें कि ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा इस चीज़ के हवाले से अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ। देखें, हम जिस दौर में ग्रेजुएट हुए हैं या हम उसमें थोड़ा सा पीछे अपने कॉलेज लाइफ की तरफ जाते हैं, तो देखें उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त जो गैजेट्स आज के दौर में हैं वो नहीं थे, जिस तरह का फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आजकल के दौर में है वो हमारे टाइम पे नहीं था। ये रियलाइज़ होना चाहिए, और हमसे जो पुराने सीनियर बैठे हुए हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल ही यूँ समझें कि उनके दौर में तो ऐसा वजूद भी नहीं था किसी चीज़ का। देखिए, हम लोग एक ब्लेस्ड नेशन हैं, स्पेशली ये जो हम जनरेशन है, हम लोगों ने वो दौर देखा जब हम लोग इस सोशल मीडिया से और इस टूल ऑफ टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थे। और आज दूसरा वो है, अगर इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैंने अपने आप को मोल्ड किया है, मैं अपने आप को इस आज के दौर के हिसाब से तैयार किया है, ट्रेनिंग ली है या अपना एक्सपोजर ब्रॉडअप किया है। मैं वो एक
वो जो लकीर का फ़कीर बन के जी, बैठा होता है बंदा, उसमें हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। वी नीड फ्लेक्सिबिलिटी। आजकल के दौर में जब इनटॉलरेंस है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो टूल इस वक्त बिज़नेस करने के हैं, उनके लिए इस जनरेशन को मौका देना बहुत ज़रूरी है। ये जनरेशन हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, ये जनरेशन हमसे ज़्यादा एप्टीट्यूड रखती है। आज आप परसेंटाइल देख लें, आपको नज़र आएगा कि 100% तक लोग मार्क्स ले रहे हैं एप्टीट्यूड की। अगर हम जी, बात जी। करते हैं तो इट मीन्स कि कुछ तो ऐसा शिफ्ट हुआ है ना ह्यूमन माइंड के अंदर के लोग इस आईक्यू लेवल के ऊपर जा रहे हैं। तो हमें नई आने वाली यूथ को मौका देना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी हम तमाम फ्रेटर्निटी की भी है। अगर हम उनको मौका देंगे तो वो सीखेंगे ना जी। माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता। बेशक। हम सोसाइटी सिखाएगी हमें या हमारे सीनियर सिखाएंगे। तो ये यूँ समझें कि एक डायलीमा है जिससे मैं एग्री करूँगा, लेकिन हम लोगों को इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। सेकेंडली, जो इसका फॉर्मल प्रोसेस है, देखें क्या होता है कि आप अक्सर सुनते होंगे जी उसको एक्सटेंशन दे दिया गवर्नमेंट जी, ने जी। जॉब के ऊपर। देयर इज़ ए फॉर्मल एक आपका रिटायरमेंट प्लान होता है। सही। अगर कंपनीज उसको फॉलो करें, अब गवर्नमेंट में तो है लेकिन प्राइवेट के अंदर अभी इस हवाले से इतनी ओपननेस नहीं आई। काफ़ी सारे लोग हैं जो 60 प्लस में भी बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर। वो रिटायर होंगे तो आप यूँ समझें कि फिर प्रमोशन होती है, जी, लोग जी। ऊपर आते हैं, तो नीचे आप एक प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसे कहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम, MTO प्रोग्राम होता है। अब वो बेसिकली ऐसा टूल है जो फ्रेश लोगों के लिए स्पेसिफिकली, कंपनीज़ को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जब तक वो लोग नहीं करेंगे तब तक ये गैप क्रिएट रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग सीनियर बैठे हुए हैं वो नए लोगों को इस हवाले से जब जब देखें पोजीशन ही नहीं है तो आप उस बेचारे को कहाँ पे रखेंगे। जी। तो हमें इसके ऊपर प्रॉपर बैठ के प्लानिंग करनी चाहिए और प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान को जिस वक्त फोकस करेंगे तो लोग ऊपर प्रमोट होके और नीचे से जब गैप बनेगा तो ये होगा कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की इंडक्शन होगी। तो ये हमारा जो फ्रेश वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर साथ में एकेडेमिया को भी इसमें रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि वो जो हम फॉर्मल इंटर्नशिप करवाते हैं, आप यकीन जानिए मैं समझता हूँ कि 90% वो उनके लिए इतनी प्रोडक्टिव नहीं है जो होनी चाहिए। और मैं ये सिर्फ इस वजह से कहता हूँ कि देयर इज़ ए गैप बिटवीन इंस्टीट्यूट और जो इंडस्ट्री है उसमें। अगर वो हों, वो प्रैक्टिकली रोल सिमुलेशन के ऊपर आएँ तो हम फ़ौरन ही यहाँ से ऐसा बंदा तैयार हो जो हमारी जॉब रोल के ऊपर आए सीधा। हम उनको बताएं कि हमें यार ये स्किल सेट चाहिए तो आप अपने करिकुलम को ऐसा कर लें। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है फ्यूचर में। और हमें इस पे सीरियसली इस पे जी, जी। काम करना चाहिए, दोनों चीज़ों को, एक इंडस्ट्री को भी और एक इंस्टीट्यूशंस को भी, कि वो आपस में बैठें, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें ताकि जो रोल ऑन जॉब चाहिए उसी की स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस दें, तो ये हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सर दैट वाज वेरी हेल्पफुल। सर अगर हम देखा जाए आजकल के हालात के बाद, जो हमने हालात पहले देखे हैं, हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, अगर पेंडेमिक में जो सेक्टर्स ने चैलेंज को फेस किया है उस पे अगर आप बात करेंगे कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिगार्डिंग मतलब उन्होंने क्या ऐसे चैलेंजेस फेस किए जो नई स्किल्स में हमें चाहिए, वही नई स्किल्स की हम बात करेंगे कि फ्रेशर्स को उससे क्या सीखा या HR डिपार्टमेंट ने उससे क्या सीखा। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए यूँ समझें कि ये लास्ट 2-3 इयर्स ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें मेरा ख्याल है कि लेगेसी के अंदर ऐसी कोई एग्जांपल नहीं थी। जी। या यूँ समझें कि हम जो जनरेशन है या हम जो ये टाइम पीरियड फेस कर रहे हैं, हम लोगों में से कोई इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरा हुआ कि पूरी दुनिया घरों के अंदर जो है बैठ गई हो। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि जब भी आप किसी भी क्राइसिस के अंदर आते हैं ना, हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स लेते हैं, हम लोग एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेते हैं। देखें, इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा एक सोसाइटी का डायलीमा ये है कि हमारे अंदर पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खुद को भी बैठ के टाइम दे सकें। ठीक है, एक जगह पे, एक घर में, एक ऑफिस में बैठे हुए लोग एक दूसरे से बात करते हुए हिचकिचाते हैं। आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन गैप। यस, सोशल गैप, अच्छा, इट्स social नॉट अ gap। कम्युनिकेशन गैप। ठीक है। एक सोशल गैप
कोऑर्डिनेशन गैप क्रिएट हो चुका है। देखिए जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी सोशल मीडिया ने जहाँ लोगों को करीब किया है, कनेक्ट किया है, वहाँ फिजिकली गैप क्रिएट कर दी है। जी अगर आप अपने यूँ समझें कि फैमिली के बड़ों को देखते हैं तो वो शाम में बैठकें होती थी, जी जी ठीक है जी, डिस्कशन होते जी। थे, सारे मसाइल हल हो जाते थे। तो आजकल वो मोबाइल के ऊपर कमेंट्स आ जाते हैं, जी। ठीक है, सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे कमेंट्स आते। ये जो कोऑर्डिनेशन गैप क्रिएट हुआ है ना, इसकी वजह से इसमें लोगों में जो टॉलरेंस लेवल था ना वो कम हो गया है। अब आप ये देखें कि हम लोग या यूथ से मिलते हैं, हमने कोई हज़ारों मैंने इंटरव्यूज़ किए होंगे, आते हैं, देखिए वी नीड टू बी कंपोज्ड व्हेन वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, ठीक है, कोई भी बैठा होता है तो हमें कंपोज्ड होना चाहिए। और वो कहाँ से आता है? आपके पेशेंस और टॉलरेंस से आएगा। तो हमने ये पेंडेमिक के अंदर सीखा है कि सबसे पहले तो आपके अंदर ना टॉलरेंस होनी चाहिए। बिल्कुल ये आपको फ्यूचर में बड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे अंदर जो एक बर्दाश्त का मादा है वो बहुत कम हो चुका है। जब तक हम उसको नहीं कवर करते ना, तब तक हमारे अंदर यूँ समझें कि देखें हम वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल। मैंने लोगों की बात सुननी है, लोगों के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, बैठेंगे, वो बताएंगे। एक घर में एक कमाने वाला हो सकता है, दो हो सकते हैं। अब इस सिचुएशन में एक वापस घर आके बैठ गया है और एक के ऊपर सारा बर्डन आ गया है, तो उसने क्या करना है? उसने अपने सोशल सर्कल में बतानी है बात, जी या अगर वो ऑफिशियली बताएगा तो उसने हमें एचआर को बतानी है आके। अब अनफॉर्चुनेटली हम अगर उसको टाइम नहीं देते, बैठ के बात नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने प्रोफेशन में ये सीखा है कि किसी का मसला हल ना करें, लेकिन एटलीस्ट उसकी बैठ के बात तो सुन लें। जी अब बात सुनने का ये होता है कि मैं ये समझता हूँ कि 50% उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। अब जब तक ये चीज़ नहीं आएगी ना, ये मेरी बात याद रखें, और ये एकेडेमिया भी इसके अंदर फोकस करे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाना ज़रूरी है, जी ठीक है। हम अक्सर कहते हैं कि जी स्ट्रेस मैनेजमेंट ये हो गया, वो हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक कोर्स पढ़ाया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना चाहिए हमें। लोगों में टॉलरेंस और स्टेबिलिटी, उनकी लिसनिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लिसनिंग पावर नहीं बढ़ाएंगे, लोगों में सुनने की सलाहियत ही नहीं है। आज वालिद की बात बेटा नहीं जी बैठ के सुन सकता, 2 मिनट के बाद उसका मुंह बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है कि ये आपका टॉलरेंस लेवल एज ए कम्युनिटी कम हो गया। तो एक तो हमें फ्यूचर में इस स्किल को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हम देखें। सेकेंडली ये है कि हम क्योंकि इस किस्म के पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं थे, Ready नहीं तो इसके लिए हमने कोई स्ट्रेटेजी किसी ने नहीं बनाई हुई थी। हम अगर कोई भी ऐसा हैज़र्ड आता है, हमने फायर फाइटिंग देख लें, तो हम उसके लिए तैयार होते हैं, जी उसके लिए सेफ्टी मेजर्स तैयार होते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ कि जिसके लिए हम लोग तैयार ही नहीं थे, तो उसमें जो प्री असेसमेंट है या सिनेरियो प्लानिंग है, या अगर कहीं पे भी एक चीज़ है तो उसमें एजिलिटी बड़ी ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एनी प्रॉब्लम है, हमने ये सीखा कि उसको हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि देखें कि एक जगह से चीज़ उठी और पूरी दुनिया में फैल गई। जी तो इस वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो उसको फ़ौरन किल करें, उसका फ़ौरन सदेबाब करें, ना कि इस चीज़ का वेट करें कि ये प्रॉपर इवॉल्व हो और फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं ना रहे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो ऑन स्पॉट ऑन टाइम होनी चाहिए। सही ये सेकंड एक चीज़ है जो यूँ समझें कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है और उसके लिए आपने सिनेरियो प्लानिंग अपनी बहुत अच्छी जी करनी है कि वो किस हद तक आप अपनी सराउंडिंग के ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो आने वाला कोई भी इशू यूँ समझें कि आपके लिए एक वबाले जान बन सकता है। तो ये भी हम मैनेजमेंट के अंदर अक्सर पढ़ते हैं कि सिनेरियो प्लानिंग हमें करनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी फोकस करना यूँ समझें कि ज़रूरी है। थर्डली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएट हुई है, उसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव यूँ समझें कि सोर्स ऑफ अर्निंग, एज ए पर्सन बात कर रहा हूँ, जी जी नॉट एज ए कंट्री, नॉट एज ए यूँ समझें कि बिजनेस या कंपनी, नहीं, एज ए पर्सन हमें ये ज़रूर रखना चाहिए कि जो फाइनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी है उसको आप मेंटेन रखें, कि आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो इस किस्म की अनसर्टेनिटी के अंदर होना चाहिए कि आप एटलीस्ट उस स्ट्रेस में ना जाएं।
लोगों ने सुइसाइड अटेम्प्ट्स की, ठीक है जी। अक्सर लोग इस वजह से भी यूँ समझें कि इसमें डिस्टर्ब हुए हैं कि जब उनका सोर्स ऑफ अर्निंग ही एक था, या जो मज़दूर तबका होता है, जब इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, तो जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें भी हमने ये सीखा कि यार हमें एक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, हमारे पास 2-3 जिसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं, तो वो भी होनी चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन को कवर किया जा सके। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके हमें अपने ग्रेजुएट्स को, अपने फ्रेशर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिसकी वजह से बहुत से ग्रेजुएट्स या फ्रेशर्स जो हैं उनको ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलता है, कि कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, क्योंकि बात करने को तो सब हैं पर गाइड करने को कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स ऑनर अगेन। आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। इसी के साथ मैं अपना शो इख्तिताम करती हूँ कि सर ने जैसे बात की कि कम्युनिकेशन गैप हो या सोशल गैप हो, जब तक आप बात नहीं करेंगे आप अपनी मुश्किल आसान नहीं करेंगे। सो प्लीज़ बैठकर बात करें।